हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे ईएमआई और एसी का कुछ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आईआईटी 2004 में ये पूछा गया, तो इसको आइए एक एक करके हम डील करते हैं। तो एक दिखने में ये बहुत एक लेंदी सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एक बड़ा सर्किट है जिसमें दो आपको सेल यूज किया गया है, इसमें दो रेजिस्टेंट इसमें, तो टोटल बहुत सारा चीज इसमें, यानी कि ये जो है पूरा का पूरा LCR सर्किट का क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए कि ये क्वेश्चन ईएमआई का कम है, एसी का ज्यादा है। एसी का ही क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, बोथ सेल, इट सेज द प्रॉब्लम सेज बोथ सेल ए एंड बी, एक सेल ए है और एक सेल बी। यहां से करंट निकलेगा, एग्जैक्टली यहां से भी निकलेगा, दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, तो पॉजिटिव प्लेट से हमेशा करंट निकलता है। बोथ सेल ए एंड बी आर इक्वल ईएमएफ, तो दोनों का ईएमएफ, अगर इसका ईएमएफ ई लेते हैं तो इसका भी ईएमएफ ई ही होगा, तो दोनों का ईएमएफ सेम है। ये क्वेश्चन में आप मेंशन है, बोथ सेल ए एंड बी आर इक्वल ईएमएफ, फाइंड द आर फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी ए, अक्रॉस द बैटरी ए विल बी 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपसे कह रहा है कि दोनों का ईएमएफ सेम है। फाइंड आर फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बैटरी ए विल बी 0 लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। अब इस स्विच को क्या करें, क्लोज्ड कर दिए। ये स्विच क्लोज्ड जब हो गया तो इस पॉइंट का आप समझिए कि पोटेंशियल 0 है, यानी ये 0 है, ये आपको दे दिया हुआ। और आपको निकालना क्या है, फाइंड द आर फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए विल बी 0। आपका आर का वैल्यू यानी रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और यहाँ पे पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर इस पॉइंट को ए ले लेते हैं तो VA का वैल्यू आपको 0 दे दिया हुआ है, तो VA आपको 0 दे दिया हुआ, ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 दे दिया हुआ। आफ्टर लॉन्ग टाइम स्विच इज क्लोज्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ए एंड बी आर R1 एंड R2। अब इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो एक का रेजिस्टेंस R1 है और एक का रेजिस्टेंस R2 है, और दिया हुआ है R1 इज ग्रेटर देन R2। दो सेल यूज किया गया है और दोनों का ईएमएफ सेम है, और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 क्या है, R1 समझिए कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। हर किसी का थोड़ा सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हर कोई सेल का, क्योंकि सेल जो है फुल्ली मतलब रेजिस्टेंस से फ्री होता है, ऐसा नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 है और इस सेल का R2 है, तो एक का R1 है और दूसरा का क्या है, R2 है। आपसे और एक चीज और कहा गया है कि R का वैल्यू आपको चाहिए, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, इन टर्म्स ऑफ L और C। तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई भी बड़ा चैलेंज नहीं है। आप ध्यान से देखिए, अब इसका अगर आप ये पूरा डब्बा, आप ऐसा समझ सकते हैं ये आपके लिए एक डब्बा है, और इस डब्बे का हमको क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का वैल्यू, या इसको लिख सकते हैं और R इफेक्टिव, R इफेक्टिव का वैल्यू या R इक्विवेलेंट जो भी। तो इसका अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें तो बिल्कुल इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको लग रहा है कि बहुत सारा ये बल्कि है, बल्कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इसका हम R इक्विवेलेंट बहुत ईजी। अब ध्यान से देखिए, जब भी आप रेजिस्टेंस निकालें और उसमें एक चीज़ कॉमन रहे, वो क्या, ये सिमेट्रिकल टाइप जब भी आपको दिखे, जब भी आपको उसके सिमेट्रिकल दिखे, तो ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, सिमेट्रिकल जब भी दिखे तो रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है। क्योंकि ध्यान से देखिए, एक चीज बहुत कॉमन है, ये बल्कि तो है, इतना बड़ा एकदम लेंदी टाइप दिख रहा है, इसका अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो बहुत आसान है। तो ये सिंपल सा बात है, जब सिमेट्रिकल हो
सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो या सिमेट्रिकल शेप हो, तब हमको अगर किसी का आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव, तो हम क्या करेंगे, एक बार निकाल लेते हैं एक पार्ट का और जितने सिमेट्रिकल है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो बस ऊपर वाला का निकाल लेते हैं। अब ध्यान देखिए, आर और आर आपस में क्या दिख रहा है, तो आपस में आपको ये दिख रहा है, सिंपल सा बात है कि पैरेलल दिख रहा है। तो आर और आर का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल है, क्योंकि ऊपर भी आगे। तो जब भी सिमेट्रिकल शेप रहे, जब भी ये कंटेंट आप याद रखें हमेशा, जब भी आर इफेक्टिव आप निकालें तो सिमेट्रिकल के लिए आप कुछ भी मत करें, जितना भी सिमेट्रिकल हो डिवाइडेड बाय 2 करें। तो आर आर 2 दिख रहा है, दोनों क्या है आपको सिंपली सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों का क्या है, रेजिस्टेंस सेम है और दोनों पैरेलल में है। इट्स इंपॉर्टेंट। हम क्या बोले, सिमेट्रिकल का मतलब रेजिस्टेंस भी सेम है और हाँ दोनों का ओरिएंटेशन भी सेम है, कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों का रेजिस्टेंस आर है, और ऐसा कितने हैं, तो 2 है, तो इसका हो जाएगा R/2, सिर्फ इतना पार्ट का। और ये आपस में उसको क्या दिखेंगे, ये आर आर आपस में क्या है, तो ये आर आर आपस में क्या हो जाएगा, R/2, क्योंकि 2 क्या है इसमें, 2 ये डिनोट कर रहा है मोस्ट सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल शेप या नंबर ऑफ सिमेट्रिकल शेप, नंबर ऑफ सिमेट्रिकल शेप या सिमेट्रिकल, जो भी आप समझिए, सिमेट्रिकल स्पेसीज जो भी। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल आर आर दिखा तो R/2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, प्लस ये इतना का तो R हो गया, और ये आपस में क्या है, तो ये आपस में सीरीज है, तो सीरीज है तो R हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, और ये जो ऊपर वाला कंटेंट है एग्जैक्टली सेम कंटेंट नीचे भी है, तो इसके लिए हमको फिर से काम नहीं करना पड़ेगा। तो एक के लिए हम कर लिए, तो अगर इस पॉइंट को, जस्ट इस पॉइंट के लिए हम ले लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम P देते हैं और इस पॉइंट को अगर हम Q देते हैं, तो P पॉइंट के लिए, P से Q के लिए R भी है, P से Q के लिए R है, तो दोनों क्या है, P से Q के बीच में ही है, यानी कि इसीलिए R/2 हो गया। R रेजिस्टेंस था लेकिन दोनों सेम के लिए था, तो क्या हो जाता, सिमेट्रिकल था, और सिमेट्रिकल 2 था तो 2 से डिवाइड कर दिए एग्जैक्टली। ये वाला आप टर्म समझे, ये छोटा है, तो बड़ा वाले में भी हम ये निकालेंगे, बस एक काम को निकालना था। तो ये R/2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, R/2 इसका हो गया, क्योंकि 2 सिमेट्रिकल था प्लस R। अब ध्यान से देखिए यहां तक आगे। अब इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज S एंड दिस पॉइंट इज T। हमको क्या निकालना है, R इफेक्टिव बिटवीन क्या, ST के बीच में हमको निकालना है। तो यहां तक आपको आ गया बहुत क्लियरली। अब एक बार जो काम किए हैं वही काम क्या करेंगे, अब ये S और T के बीच में ऐसा 2 है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसी का हाफ कर देंगे। तो जैसे कि लिखे R और R 2 था, तो R लिखे और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 2, उस टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल शेप। तो ऐसा अगर 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते, ऐसे अगर और बल्कि इसको बनाने का कोशिश किया जाता क्वेश्चन में, 3 ऐसे ही शेप का बना देता, 4 बना देता, तो कुछ थोड़े ना करते नया, बस डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 5, ऐसे एंड रिस्पेक्टिव एंड सो ऑन। तो क्या है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, एक इसका निकाल लिया, और यही वाला कंटेंट तो नीचे भी है। तो अगर इसको हम सपोज डेट R समझ रहे हैं, R/2 प्लस R को अगर हम R समझ रहे हैं, तो यही वाला कंटेंट तो नीचे भी है, और ये S और T के बीच में है, ये भी S और T के बीच में है, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल हो, इट्स इंपॉर्टेंट, ये हम कब लगा रहे हैं, पैरेलल के लिए, पैरेलल कनेक्शन। और यही अगर सीरीज रहता तो जो डिवाइड करते हैं उसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं। तो इसमें जो डिवाइड करते हैं वही उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो तो उससे भी ज़्यादा इजी है। सीरीज के लिए तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। तो ध्यान से देखिए, ये ऊपर भी है तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, और क्या करेंगे, यही कंटेंट तो नीचे भी है, तो इसका क्या करेंगे 2, तो ये क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल शेप
दोनों का यही शेप समझिए सेम ही है, तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब रेजिस्टेंस इस इतना बल्कि के लिए कितना हो गया, सिंपल सा बात है, ये एक हो जाएगा R/4 और ये एक हो जाएगा R/2। दोनों को ऐड कर लीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 + 2R, सो दैट बिकम्स 3R/4। तो इतना बड़ा बल्कि था, इसको हम 1 सेकेंड में बस कर दिए क्या, 3R/4। अब ये गेम कितना शॉर्ट हो गया। अब इतना बड़ा बल्कि को आप ऐसे समझिए कि एक रेजिस्टेंस है एस और टी के बीच में, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 3R/4। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज और है कि R1 किसका है, इसका समझिए कि इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर देते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ये R1 है और यहाँ पे एक शो कर देते हैं R2, ये R1 है और ये R2 है। तो अब कुछ ऐसा है, अब इस फिगर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इतना बल्कि अब ये कंटेंट क्या हो जाएगा, अब ये सिंपली आपका आ जाएगा एक रेजिस्टेंस R1 और ये आपका आ जाएगा R2, ये आपका E, क्योंकि दोनों का EMF तो सेम ही है। अब ये बन गया E, ये E, और ये बन गया आपका एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू इतना बड़ा को बस एक ही लिखेंगे क्या, 3R/4। अब इधर जो है इसको हम कनेक्ट किए हैं एक इंडक्टर से और इसको नीचे कनेक्ट किए हैं एक कैपेसिटर से। अब आपका क्वेश्चन कुछ ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो ये रेजिस्टेंस आपस में आपको क्या दिख रहा है, R1 R2 and 3R/4 are in सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपको सिंपली सीरीज में दिख रहा है, तो आर इफेक्टिव, टोटल आर इफेक्टिव की बात अगर करें तो इसको भी और थोड़ा सा इजी करें तो ये और आपका हो जाएगा। और इस पॉइंट का एक याद रखिएगा, ये पॉइंट ए है और इसका पोटेंशियल 0 है, सो इट्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। तो अब ये आपका क्वेश्चन बन गया और एक यहाँ पे EMF होगा इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब इसको हम यूज करेंगे, तो अगर आर इफेक्टिव हमको चाहिए, आर इफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा 3R/4 प्लस R1 प्लस R2, तो ये आर इफेक्टिव आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये पार्ट 1 था तो आप क्लियरली ये तो बेसिक था कि कोई भी आर इक्विवेलेंट निकाल लेगा। अब ध्यान से देखिए, आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए ये आपका इंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर है, इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, सेल से कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा बात है, बैटरी है, तो जब बैटरी चार्ज करेगा तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होगा। लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम ये क्या हो जाएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग जब ये स्टेडी स्टेट को अटेन करेगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि डीसी सोर्स है ना, बैटरी क्या है, बैटरी दैट इज ये आपका क्या है, डीसी सोर्स है। जब हम किसी कैपेसिटर को डीसी सोर्स से करते हैं और वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये क्या हो जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम
कैपेसिटर behaves like आप इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम लॉन्ग टाइम के लिए, तो कैपेसिटर अटेन्स इट्स स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर अटेन इट्स स्टेडी स्टेट, ये क्या हो जाएगा, अपना स्टेडी स्टेट को अटेन करेगा। और जब ये स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेता है तो क्या होता है, देयर इज नो करंट passing through कैपेसिटर। तो अब इससे कोई करंट पास नहीं होगा फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। और हाँ, डीसी सोर्स के लिए, ये एसी सोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, when we are talking about the DC source or battery after a long time when the capacitor attain its steady state, क्या होगा, सिंपल सा बात है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो एक समय पे ये क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट को अटेन करेगा। और जब ये डीसी सोर्स से कनेक्टेड होगा तो ये आपको सर्किट से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिसमिस्ड कर देंगे। सो इट इज डिसमिस्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप इसको क्या है, इससे हटा सकते हैं। तो अब आपका सर्किट और भी इजी बन जाएगा। तो सारा करंट किधर से पास करेगा, तो सारा करंट पास कर जाएगा इंडक्टर से। अब ध्यान से देखिए, इंडक्टर से सारा करंट पास कर जाएगा। तो आप ऐसा समझिए कि आपका दो सेल है और दोनों सेल का ओरिएंटेशन सेम है, तो इसको दोनों को एक ही सेल समझ लेते हैं और इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं 2E, क्योंकि ओरिएंटेशन इधर से भी इधर ही करंट जाएगा और यहाँ से भी इधर ही करंट जाता। और अगर ओरिएंटेशन अलग अलग होता तो E1 माइनस E2 कर सकते हैं, तो 0 हो जाता। लेकिन जब सेम ओरिएंटेशन हो, इधर से भी अगर I1 करंट निकला, यहाँ से I करंट निकला, यहाँ से I, तो क्या हुआ, टोटल 2I, तो यहाँ से 2I। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सब तो हम काउंट कर लिए, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सारा रेजिस्टेंस, एक ही रेजिस्टेंस आया आर इफेक्टिव, वो क्या आया 3R/4 प्लस R1 प्लस R2। तो ध्यान से देखिए, धीरे धीरे आपका सर्किट। और हाँ, एक कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा जब हम लॉन्ग टाइम की बात करते हैं। कैपेसिटर स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेता है, जिसके वजह से उससे करंट उससे पासिंग थ्रू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है, वो एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर जाता है। तो उसको आप सर्किट से हटा दीजिए, यानी कि सारा करंट जो है इंडक्टर से ही पास हो जाएगा। तो ये आपको सर्किट बन जाएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ध्यान से देखिए, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहां से अगर हमको करंट निकालना है तो करंट दैट इज इक्वल टू V/R इफेक्टिव। तो V यहां पे हो जाएगा 2E और R इफेक्टिव का वैल्यू क्या है 3R/4 प्लस R1 प्लस R2। तो ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है, करंट इन सर्किट को। अब इसमें इक्वेशन लिखते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या दे दिया था, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको 0 दे दिया हुआ है। तो अब एक बार हम क्या यूज करेंगे, और ये आपका L है। तो अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, तो कैपेसिटर, क्योंकि डीसी सोर्स है, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब स्टेडी स्टेट को अटेन करता है, तो इसको हम क्या सर्किट से हम हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका क्या काम है, L यानी इंडक्टर। तो इंडक्टर जब डीसी सोर्स हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डीसी सोर्स, तो इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए वायर फॉर ए लॉन्ग टाइम। Inductor behaves like wire।
क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए इसका जो काम है वो क्या होता है, -L/di/dt। इंडक्टर क्या है, -L/di/dt, इतना इसमें ईएमएफ इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें करंट तो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेल है। जब सेल हो तो करंट इसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो इसमें जीरो होगा, यानी कि di/dt जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और करंट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। तो dc/dx दैट इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ से ये जो ईएमएफ इंट्रोड्यूस करता है कौन, तो इंट्रोड्यूस ये जो ईएमएफ करता है इंडक्टर, तो वो इस वजह से करता है क्योंकि उसमें चेंज इन करंट होता है। लेकिन यहाँ पे di/dt तो जीरो है, तो जिसके वजह से ये क्या है, एक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि इसको ये इट्स ऑफर, यानी कि इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, एज ए वायर की तरह, और कैपेसिटर तो सर्किट से बाहर ही चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन से बस हम कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही कंसेप्ट हम एक और क्वेश्चन बताए थे जो कि 2010 में पूछा है। इसका कंसेप्ट और उसका कंसेप्ट ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। उसमें भी डीसी सोर्स है और डीसी सोर्स में लॉन्ग टाइम में ये स्टेडी स्टेट अटेंड करता है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। और ये इसको तो आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा बात है, ये एज ए, ये इसको आप समझ सकते हैं एज ए, मतलब ये क्या काम करेगा, इसको भी आप बाहर ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी एज ए वायर की तरह। ऐसा नहीं है कि सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहे हैं। रेजिस्टेंस वो तब करते हैं, तो जैसा कि हम बताए थे इंडक्टर में, तो ओमेगा इंटू एल, तो उसमें ओमेगा होना चाहिए ना, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो ओमेगा इंटू एल, ओमेगा ही जीरो है, तो एल कुछ भी हो, इसका कुछ भी इंडक्टेंस हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफर जीरो रेजिस्टेंस। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ओमेगा एल, और उसका क्या होता है 1/ओमेगा इंटू सी। आप इस बात को समझिए कि क्यों जीरो होता है। ये आपका कैपेसिटर का है, रेजिस्टेंस फॉर कैपेसिटर, और ये हो जाता है रेजिस्टेंस फॉर इंडक्टर RL। तो इसका वैल्यू ओमेगा इंटू एल, और इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि ये डीसी सोर्स है, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा जीरो है। इस वजह से क्या हो जाता है, ये सर्किट में होता तो है, लेकिन ये क्या वर्क करता है, ये एज ए वायर की तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको भी आप सर्किट से हटा सकते हैं। तो क्यों, तो यहाँ से 1/ओमेगा इंटू सी। और अगर ये रेजिस्टेंस शो करता तो इसका कुछ ना कुछ ओमेगा होना चाहिए। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा दैट इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका कुछ ना कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तभी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता है। तो ये तब करते हैं जब इसको हम कनेक्ट क्या करते हैं, एसी सोर्स से, कि एसी सोर्स में ओमेगा का वैल्यू होता है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट, तो वहां से हम ओमेगा का वैल्यू लाते हैं, तब ये वर्क करता है एज ए रेजिस्टेंस की तरह। लेकिन जब ये डीसी सोर्स होगा तो इसमें ओमेगा का वैल्यू ही जीरो हो जाएगा, तो RL that becomes zero, hence RC is also becomes zero because their angular frequency becomes zero in this DC source। इसको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालना है R का, रेजिस्टेंस का, फॉर विच पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ A क्या था, ये था, तो A पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप, तो A है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, R1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आपको दिया हुआ है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल A, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सेल A, ए के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज जीरो। ये आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेंशियल ए के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप
क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए दैट इज 0। तो ठीक है, हम करंट निकाल लिए हैं, तो अब हमको पता है कि आपको पोटेंशियल दे दिया हुआ है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंपल सा बात है, इधर करंट जाएगा, तो इसके आगे ये करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, तो इसके डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो क्या हो जाएगा, आई आर, और आर इसका क्या हो जाएगा, R1 रेजिस्टेंस, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आपको पोटेंशियल ड्रॉप जो दिया हुआ है वो सिर्फ ए पॉइंट, ये आपका ए है और ये सेल आपका बी था, तो सेल ए के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप आपको सिर्फ पता है। तो इधर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, लूप लॉ लगाएंगे। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 0, तो यहाँ से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा, तो उसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन हम, करंट का वैल्यू हम पहले निकाल लिए हैं बस, और इसका सेल और इसका क्या नेगेटिव सेल मिलेगा, दैट इज ई, दैट शुड बी 0, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है कि पोटेंशियल ड्रॉप across battery A दैट इज 0, ये आपको दिया हुआ है बस। अब इसमें कुछ नोट बिग डी, तो अब यहाँ से आपका क्या करेंगे, आई R1 दैट इज इक्वल टू ई। अब आपको करंट भी पता है, करंट इसलिए हम पहले से निकाल लिए हैं, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, 2E डिवाइडेड बाय 3R/4 प्लस R1 प्लस R2, ये आपका सिर्फ करंट है, इंटू R1 दैट इज इक्वल टू E। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड E दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम इसका निकाल लेंगे वैल्यू। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। मेन कंसेप्ट वही सीखना था डीसी सोर्स वाला, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर क्या हुआ, एज ए वायर की तरह काम करा। ऐसा नहीं कि वो उसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो वो वायर की तरह बस काम करा। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2R1 दैट इज इक्वल टू 3R/4 प्लस R1 प्लस R2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा R1 माइनस R2, सो दैट बिकम 3R/4, सो R दैट इज इक्वल टू 4/3 R1 माइनस R2। सो रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा था, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया, 4/3 R1 माइनस R2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो इट्स गुड प्रॉब्लम एंड होपफुली दिस इज कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। तो EMI का ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको कुछ ऐसा सोलेनॉइड पे है। समझिए कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रॉब्लम, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रॉब्लम, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें क्या क्या रहा है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका रेडियस आपको दिख रहा है ए है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत सारा कंसेप्ट जो है EMI का इससे क्लियर हो जाएगा। ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए एंड नो द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि n का वैल्यू होता है वो आपको n दे दिया हुआ है, इनक्लोज्ड बाय द सिलेंड्रिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R। अब ये D क्या है, इसका थिकनेस है। अब ये इससे क्लोज्ड होगा तो इसका रेडियस R है, बट इट्स थिकनेस इज D एंड D इज वेरी वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू R। तो अभी तक क्या दिया हुआ है, एक लॉन्ग सिलेंडर है जो कि आपको दिख रहा है, इसका रेडियस A है, लॉन्ग सिलेंडर और लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस A एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज n इज enclosed बाय सिलेंड्रिकल सेल ऑफ रेडियस R। थिकनेस D, इसका थिकनेस क्या है, D है, D इज वेरी वेरी लेस देन R। तो ऐसा कह रहा है कि लेंथ आपका L दे दिया हुआ है, ये जो है बड़ा वाला सिलेंडर है, सिलेंडर का ये लेंथ आपको दे दिया हुआ है
L है। A variable current that is I naught sin omega t flows through the coil। अब इस कॉइल में जो आपको दिया हुआ है, इस कॉइल में हम क्या किए, करंट को वेरी करवाए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज द बेस्ट प्रॉब्लम फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का जितना भी कंसेप्ट होगा इससे क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 2005 में पूछा है। तो इफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए सिलेंडर सेल इज रॉ, तो इसका सिंपल सा बात है, आपको रेजिस्टिविटी भी बोल दिया है, रॉ है। फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द सेल। अब आपको बताना है कि इस सेल में इसके वजह से, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल में ये जो सोलेनॉइड है इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट चेंज कर रहे हैं। तो इसके वजह से फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, करंट चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में करंट चेंज करेंगे जिसके वजह से सेकंड वाले पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और करंट चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तभी तो हम उसमें ये बता पाएंगे कि उसमें इंड्यूस्ड करंट कितना है। तो पहले ये जो क्वेश्चन पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए लॉन्ग सोलेनॉइड दे दिया हुआ है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका जो करंट है सोलेनॉइड में, आप ऐसा समझिए कि इसमें कुछ ऐसा कुछ है, सोलेनॉइड है ऐसा, आप फील कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले करवाए हैं, इस टाइप का सोलेनॉइड है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो कि आपको दे दिया हुआ है दैट इज एन। तो ये एक सोलेनॉइड है और ये आपका क्या है, सिलेंडर है। तो सोलेनॉइड में करंट जो है वेरी कर रहा है आई नोट साइन ओमेगा टी, यानी कि इसमें जो है करंट जो होगा आई करंट दैट इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इसमें करंट जो है इस रेट से वेरी करेगा। और ये जो है आपका सिलेंडर है और इसका थिकनेस जो है, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, वो थिकनेस आपको क्या दे दिया हुआ है, बी दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें करंट चेंज कर रहा है आपका, करंट दैट इज अ फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी। तो ये इस टाइप से इसमें करंट चेंज करेगा। अब ध्यान से देखिए इसमें होता क्या है, पहले हम इसका कंसेप्ट बता देते हैं। करंट चेंज करता है फर्स्ट वाले में, यानी इसमें फर्स्ट वाले में क्या होगा, करंट चेंज करेगा, इसके वजह से सेकंड वाले में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से ये जो आपका सिलेंडर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट चेंज कर रहा है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट किस में चेंज कर रहा है, तो फर्स्ट वाले, इसको अगर हम लेट्स दिस इज, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। और ये जो सिलेंडर है इसको हम दे देते हैं सेकेंड। तो क्या होगा, करंट चेंज कर रहा है वो फर्स्ट वाले में, तो जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, किसमें, सेकेंड वाले में। अब सारा काम हो क्या कर रहे हैं, इसमें हम करंट बस चेंज कर रहे हैं, इसके वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वह प्रोड्यूस होगा किसमें, सेकेंड वाले पे। और क्या करें, और उसका मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, ये भी चेंज करेगा, यानी बढ़ेगा और घटेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करता है तब क्या होता है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपसे बोल रहा है सिलेंडर में, तो ये सारा काम क्या हो रहा है, सिलेंडर में, तो ये आपका दो में होगा, यानी सिलेंडर में आपको एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा इसके चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने में, यानी कि डी फाई बाई डी टी दैट्स प्रोड्यूसेस ई, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी इसमें क्या हुआ, करंट चेंज किया फर्स्ट वाले में,
फर्स्ट वाले में करंट चेंज किया, जिसके वजह से सेकेंड वाले में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। चेंज यानी कि ये जो है सारा काम चेंज होने के वजह से हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इसमें करंट चेंज किया फर्स्ट वाले में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। और आपसे पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड करंट बताइए, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट ऑफ द सेल। तो अब के लिए बताना आसान है। दिस इज द प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में चेंज होने की वजह से इसमें दूसरे में इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि इसके वजह से दूसरे, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, खुद के वजह से खुद में जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, और ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम चेंज कर रहे हैं फर्स्ट में, लेकिन इंड्यूस्ड यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में हो रहा है, तो सेकेंड में। तो ये क्वेश्चन आपका अब समझ में आ ही गया होगा। अब ध्यान से देखते हैं कि इसके वजह से इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जैसा कि आपको पता है, लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से इसके सेंटर पे एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस होगा, सेंटर पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेंटर है, दैट इज ओ। इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं, ये जो है ओ। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, तो यहां पे होता है म्यू नोट एन आई। म्यू नोट तो कांस्टेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रखिएगा, कैपिटल एन नहीं, स्मॉल एन। तो एन दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नॉट ए कैपिटल एन। कैपिटल एन होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसके यूनिट लेंथ में कितना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। और करंट जो है वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। तो बी फील्ड दैट इज म्यू नोट, एन तो कांस्टेंट ही रहेगा, और आई हो जाएगा क्या, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, ये चेंज करेगा क्योंकि ये वेरिएबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके वजह से इसमें जो प्रोड्यूस हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा। तो बी फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई नोट साइन ओमेगा टी। अब ये भी चेंज करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स करेगा। अब इसका रेट निकालेंगे, ये किस रेट से चेंज करेगा, वो क्या होगा, वही तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। और इसमें रॉ का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से बना है कौन, सिलेंडर, उसका रॉ है। अब सिंपल सा बात है, रॉ क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल दैट इज सेल। तो यहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करता है तो फ्लक्स चेंज करता है, वहीं से तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करवाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी फाई बाई डी टी। अब फाई क्या होता है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स होता है फाई बी फ्लक्स दैट इज बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड तो आपका आ गया म्यू नोट एन आई नोट साइन ओमेगा टी। अब एरिया इसका क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, इसका व्यू अगर हम ऊपर से देखें, यानी कि अगर हम यहां से देखें, इस व्यू से देखें, तो ये शेप कुछ कैसा आएगा। तो इस शेप, अगर इसका हम इस टाइप का व्यू लें, तो इसका शेप कुछ ऐसा आएगा, और ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है,
क्रॉस 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 क्रॉस, क्योंकि ये जो है सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है म्यू नॉट एन आई, और वो कहाँ पे करता है, अपने सेंटर पे करता है। तो आप अगर ऊपर का व्यू देखिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, और सिंपल सा बात है, इसमें कुछ ऐसा व्यू जाएगा, ऐसा, इसका थिकनेस भी दिखेगा इसको। तो ये आपका है अपर व्यूज। तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये सोलेनॉइड के वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थिकनेस हो जाएगा। ये आपका थिकनेस हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कितना कर रहा है, म्यू नॉट एन आई, और कहाँ कर रहा है, सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना तो आया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया आपको सिंपल सा बात है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस इसका क्या है दिया हुआ, ए, तो रेडियस अगर ए है तो इसका क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। और ये कहाँ से व्यू है, अपर व्यू। ये ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आपका, ये कुछ इस टाइप का व्यू आपको दिख जाएगा। क्या होगा, इस टाइप से। तो इसका एरिया अगर हम निकाल लें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई स्क्वायर। अब बस क्या कर लेंगे, आपका फाई का वैल्यू आ गया, एक बार बस डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहां से आपका आ जाएगा डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका एरिया हो गया आपका पायर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी आ जाएगा। अब पायर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डी टी, तो ये आपका आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। तो क्या किए हम, पहले फाई निकालें, और इसका इस टाइप का व्यूज है, तो इसका एरिया आपका क्या आ गया, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि एरिया उसका क्या है ये। तब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, सो पाई ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, म्यू नोट बाहर रहेगा, एन बाहर रहेगा, आई नोट बाहर रहेगा। अब बचेगा क्या, डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी। अब ये आपका हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म, पाई स्क्वायर म्यू नोट एन आई नोट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन, दैट इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर म्यू नोट एन आई नोट, और यहाँ से एक ओमेगा भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए। अब तो आपके लिए कुछ बड़ा है नहीं। अब हम रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, तो डिवाइड कर लेंगे, जैसा कि V बराबर आई आर होता है। तो करंट अगर हमको चाहिए तो करंट के लिए क्या, V बाय आर। तो हमको क्या चाहिए, V हमको पता चल गया, अब R चाहिए। अब R के लिए आपके लिए क्या दिया हुआ, P रॉ दिया, रेजिस्टिविटी। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रॉ क्या है, रेजिस्टिविटी L बाय A। अब ध्यान से देखिए, इसका हम आपको टॉप व्यू दिखाएं, तो टॉप व्यू में अगर हम देखें इसका, तो यहाँ से रेजिस्टेंस अगर हम इसका निकालें तो क्या है, रॉ तो दिया हुआ है, वो तो मटेरियल का कुछ भी फिक्स होता है, रेजिस्टिविटी दैट इज रॉ। अब लेंथ क्या होगा, अब इसका लेंथ अगर हम देखें, क्योंकि इसका अगर हम लेंथ की बात करें तो ये आपका आ जाएगा, इसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है, इसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है, और थिकनेस जो इसका दिया हुआ है, थिकनेस वो आपको क्या दे दिया हुआ है, D दे दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इसका एरिया निकालें, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में आपको तो सिंपल सा होता है, वैकेंट है। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो इसका लेंथ क्या है, L है,
और इसका थिकनेस है d, तो ये आपका आ जाएगा एरिया। और रही बात इसका लेंथ की, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ अगर हम देखेंगे तो ये 2πr हो जाएगा। अगर इसको स्लाइस कट आप करें दिस वे, इसको अगर हम स्लाइस कट करें तो इसका क्या मिलेगा, हर पार्ट कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस आपको दिया हुआ है d और लेंथ आपको l दिया हुआ है। तो एरिया यहां से अगर हम निकालें तो एरिया आपका आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस, एरिया क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस होता है क्या है, रो L/A, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, यानी कि रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। लेंथ के सिंपल सी बात है, लेंथ जितना बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाता है, और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया अगर इसका निकालें तो इसका थिकनेस आपको दे दिया हुआ है d और l, लेंथ क्या है l, तो यहां से हम निकालेंगे रॉ लेंथ हो जाएगा 2πr, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस r है तो 2πr, और इसका अगर एरिया की बात करें तो इसका आ जाएगा l लेंथ है और d इसका थिकनेस। तो यहाँ से क्या आ गया आपका EMF, यहाँ से ये आ गया आपका EMF आ गया और रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ से करंट अब नहीं निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान है। तो हमारा EMF क्या आया था, πa² म्यू नोट n I0 ओमेगा cos ओमेगा t, ये आपका क्या आ गया E का वैल्यू। और रेजिस्टेंस क्या आ गया, रेजिस्टेंस होता है रो उसका रेजिस्टिविटी, जो कि इस क्वेश्चन में आपको रो नहीं दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो P ले लेते हैं। और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ इसका हो जाएगा टोटल लेंथ, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो 2πr, तो इसका लेंथ हो जाएगा 2πr। और इसका एरिया इसका थिकनेस है, थिकनेस आपको दे दिया हुआ है d और इसका लेंथ l, तो ये रेजिस्टेंस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम करंट निकाल लें जो कि आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट आपका आ जाएगा E/R। तो आपको E भी पता है R भी पता है, बस दोनों को क्या कर लेंगे, सिलेंड्रिकल सेल दैट इज I, यहाँ से आ जाएगा म्यू नोट πa² n इंटू I0 ओमेगा cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय रॉ दैट इज रेजिस्टिविटी 2πr डिवाइडेड बाय d इंटू l। तो ध्यान से देखिए, पाई से पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, अब कुछ नहीं होगा। और हाँ, तो ये आपका चल जाएगा म्यू नोट d इंटू l इंटू a² इंटू n I0 ओमेगा cos ओमेगा t, दैट इज करंट इन द सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि फर्स्ट वाले के वजह से दूसरे वाले में कितना इंड्यूस्ड EMF आएगा। तो EMF आपका आ जाएगा, इंड्यूस्ड EMF ये आएगा, रेजिस्टेंस ये है, तो ये इतना करंट पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल सेल। ये सिलेंडर से आपका इतना करंट पास करेगा। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था, इसका हर व्यू आपको दिखाए जिससे आपको ये क्लैरिफाई। 2019 में पूछा गया एक इंटीजर टाइप ये क्वेश्चन है कि इसका आंसर आप 1 to 9 में आप दे सकते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये भी आपका EMI का है। कुछ आपको इस टाइप से दिया हुआ है कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है, इसका PQ का लेंथ आपको दे दिया हुआ है, इसका लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, और ये आगे 1 सेंटीमीटर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आपको बताना है कि इसमें
इस सर्किट को जब क्लोज करेंगे तो आप बताइए कि इस सर्किट में कितना करंट पास करेगा। सो फाइंड द करंट। और आपको बोला है कि करंट जो है x इंटू 10⁻³ है, तो आप बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ही, इसमें कुछ भी आंसर होगा इंटीजर ही होगा, या तो 1 होगा 2 होगा, यानी कि 1 से लेके 9 तक इंक्लूडेड 0। तो इंटीजर टाइप ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है b। अब ये सर्किट कंप्लीट जब होगा तो इसमें करंट पास करेगा, एक इंडक्टर है, तो LR सर्किट आपको बन जाएगा। अब इसके वजह से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड EMF आएगा। ये आपको मेटल प्लेट है, दिस इज मेटल प्लेट। अब इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये मूव कर रहा है। और कितने टाइम तक ये मूव करेगा, तो ये भी दे दिया वो t = 1 मिली सेकेंड तक ये मूव करेगा। तो आप बताइए कि इस सर्किट में कितना करंट मूव करेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके वजह से EMF क्या होता है, VBL। तो वेलोसिटी आपका क्या है 0.01। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है। और इसका लेंथ क्या है, तो लेंथ आपका आ जाएगा 0.01। ये आपका आ जाएगा EMF इसमें डेवलप होगा ये जब मूव करेगा। आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि करंट बताइए, और वो भी तब तक 1 मिली सेकेंड तक, यानी कि 10⁻³ सेकेंड तक, यानी t दैट इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड तक। आप बताइए कि इसमें इस सर्किट में कितना बाय r 1 के पावर -e/r/l, मतलब t बाय टाउ। और LR सर्किट के लिए टाउ का वैल्यू क्या होता है, L/R। तो बस इस इक्वेशन में हमको पुट करना है। E का वैल्यू आपको R है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू इसमें हमको क्या पुट कर देना है। 1 के पावर t आपको 10⁻³ मिली सेकेंड दिया हुआ है। टाउ का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, टाउ दैट इज L/R। तो L 10⁻³ है, L/R, R 1 है, तो ये आपका 10⁻³ ही रहेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू E/R 1 के पावर -1। और 1 के पावर -1 का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 1 - 0.37। तो ये आपका आ जाएगा E/R डिवाइडेड बाय 0.53 आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू करीब करीब आपका आ जाएगा 0.63 × 10⁻³